नमस्कार साथियों। आज हमारे और सबके लिए एक गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच शिक्षा से जुड़े, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एनडीएस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान बी के राय जी हमारे बीच में हैं। आज हम उनसे शिक्षा से जुड़े सवाल पूछेंगे कि क्यों शिक्षा से जुड़े जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, उनका राजनीति में आना क्यों ज़रूरी है। कुछ और विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी और मैं धन्यवाद दूँगा कि सर ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, ये वाकई में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से समाज में अच्छे लोगों की कैसे भूमिका सुनिश्चित हो, कैसे अच्छे लोग समाज की नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से कहा गया है कि जैसा मुखिया बनता है वैसा ही समाज का निर्माण होता है। तो अग्रणी भूमिका में जब तक एसक्यू लेवल के लोग, क्योंकि देखिए व्यक्तित्व का विकास जो है बहुत ही जरूरी है। एनडीएस एक ऐसी न्यायधर्मी राजनीतिक पार्टी है जिसमें सबसे पहले व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य के चारों आयाम, उसका पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, अगर ये चारों लेवल उसका अगर विकसित हो तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सार्वभौम हो जाता है और वो सबके हित की बात करने लगता है। हमारी संस्कृति भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय के सिद्धांत पर चलती है। तो निश्चित रूप से कि अगर व्यक्तित्व हमारा जितना डायमेंशनल विकसित होगा, वो निश्चित रूप से उसकी सोच बड़ी विस्तृत होगी। तो आज सभी को जरूरत है कि कैसे एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जाए जिसमें सभी सुखी हों, सबके अधिकार सुरक्षित हों। तो इसी के लिए एनडीएस काम कर रही है। और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। आप जो भी जिज्ञासा हो, आप उन प्रश्नों को रखिए। सर जी ये बताइए कि विधानसभा चुनाव 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। सवाल ये है कि जो चुनाव है इस बार, वो वास्तविकता में किन-किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? देखिए, एनडीएस के लिए चुनाव ये तो प्रजातंत्र में होते रहते हैं। आज आपने देखे कि हमारे लगभग 70-75 वर्षों के शासन में जनता ने क्या पाया? पीठ जनता की वही रही। पहले राजतंत्र के नाम पर, कभी वंश तंत्र के नाम पर, और आज दल तंत्र के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। जनता के वास्तविक जो मुद्दे हैं उससे सभी राजनीतिक पार्टियां परे हैं। सबको अपने वोट की राजनीति करनी है। वोट के लिए कोई जातिवाद का पिटारा फोड़ रहा है, कोई संप्रदायवाद का पिटारा खोल रहा है,
कोई क्षेत्रवाद का पिटारा लिए बैठा हुआ है। एनडीएस का इस पर स्पष्ट हमारे 111 न्याय प्रस्ताव है जो लिखित है। सभी राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं अपने प्रस्तुत किए हैं। इसमें हमारा 53 नंबर का जो प्रस्ताव है, जो वाकई में जनता को सुखी करने के लिए एकमात्र ये प्रस्ताव है। हम लोग सभी जनता को यही कहते हैं कि आप बस जो भी कोई आपसे अगर वोट मांगने आए, उससे आप यही कहिए कि हमारे 12 मताधिकार जो हैं वो हमें सुरक्षित कर दीजिए। और किसी भी, हम कह रहे हैं कि एनडीएस नहीं, किसी को भी आप चुन लीजिए, फिर आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, कृष्णा जी, हम लोग सबको यही समझा रहे हैं कि केवल आप नेताओं का चुनाव कर लेते हैं। वो नेता भी आप देखते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि देखिए 5 साल के बाद अब चुनाव होने लगा, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को कह दिया कि जाओ गांव में रैलियां करो, सबको अपना ये कहो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। ये सब कहने लगेंगे, बड़े बड़े वादे करने लगते हैं। कोई कहता है कि हम इतने अकाउंट में डाल देंगे, कोई कहता है हम इतने लाख रोजगार दे देंगे, कोई हम ना, लेकिन उनके पास कोई ठोस रणनीति ही नहीं है कि मैं इसको चुनाव जीतने के बाद कैसे अमल में ला दूंगा। अब इसके बाद वो नाना प्रकार की परेशानियां रोने लगता है कि नहीं देखो, हमको ये तक करने के लिए तो मैं चाह रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो हम लोग स्पष्ट कहते हैं, देखिए हमारा 53 नंबर का जो प्रस्ताव है वो कहता है कि नेता चुनने के साथ साथ में हमको नेताओं को हटाने का भी अधिकार दे दीजिए कि आपने जो चुनावी वादे किए हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आपको हटाने का भी अधिकार दे देते हैं। कोई भी पार्टी आ जाए, उसमें एनडीएस की क्या जरूरत है? कोई भी पार्टी अगर इसको स्वीकार करती है, आप उसको चुन लीजिए। क्यों? क्योंकि अब वो जनता के हित में ही काम करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जनता चुनेगी ही नहीं हमको, जनता हमको हटा भी देगी। तो एक यही प्रस्ताव है जो शायद क्रांति ला देगा, क्योंकि फिर सब जनता के हित में ही काम करने लगेंगे। अब दूसरा जो है कि नीतियों का जो निर्माण होता है, नीतियां, जैसे अभी आपने देखा होगा कृषि बिल पर किसान जो है बरसों तक बैठे रहे वहां पर, ढोल नगाड़े बजाते रहे, खूब राजनीति गोटियां सेकी गई, और जैसे चुनाव नजदीक आया 1 मिनट में उस कानून को हटा लिया गया। यानी निश्चित रूप से कि तुम पब्लिक को एक खिलौना समझ रहे हो कि आई हैव टू इंटरप्रेट माई रूल्स। तो ये किस प्रजातंत्र में आता है सब चीजें? आप कहते हो लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और एक अगर कोई निर्णय आप करते हो और जनता से पूछते भी नहीं हो कि तुमको ये खाना है कि नहीं खाना है, किसी को सर्दी हुई है बहुत तेज और उसको जबरदस्ती आप आइसक्रीम खिला रहे हो, उसको खाने की इच्छा नहीं है, तो इसके बाद नीतियों का निर्माण करने में भी निश्चित रूप से वो नीतियां जनता के हित में होंगी तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। और अगर उसको अच्छी नहीं लगती है कि नहीं हमको ये बिल नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो उसे खारिज कर देगी। तो ये तीनों अंगों में, शासन सत्ता में, शासन व्यवस्था में, तो ये लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। और आप भी देखोगे कि निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो ये प्रस्ताव एनडीएस का एक क्रांतिकारी प्रस्ताव है। एनडीएस अपना उत्तराखंड में अभी फिलहाल सभी सीटों पर चुनाव 2022 का लड़ने भी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में आने का हम लोग का मुख्य मकसद ही यही है कि जैसे आपने बताया कि जब ये अच्छे लोग राजनीति में आ जाएंगे, सच्चे लोग, हम लोग कहते हैं देखिए अब जनता ने बहुत अच्छे लोगों को देखा है, एनडीएस कहती है अब सच्चे लोगों को देखिए, क्योंकि अच्छा सच्चा है कि नहीं है, इस पर थोड़ा सा एक प्रश्न उठ जाता है।
तो इसलिए अब देश को अच्छे नहीं बल्कि सच्चे लोगों की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से वो न्याय नीतियाँ लागू हो जाएँगी, और न्याय नीतियाँ लागू हो जाएँगी तो आप खुद देखेंगे कृष्णा जी कि जनता के जो वास्तविक अधिकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुविधा और संरक्षण, ये 4 ही मुद्दे होते हैं चुनाव के। और आज आप देखेंगे कि ये चारों मुद्दे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा यही है कि एनडीएस अगर आती है, अगर एनडीएस का, ये हम लोग स्पष्ट कहते हैं, अगर एनडीएस का कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अगर विजयी होता है, तो उसी क्षेत्र में ये प्रस्ताव लागू होंगे। ये जनता को अधिकार है कि फिर उसी तरह से। सर, मेरा अगला सवाल है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, कुछ सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। क्या वो निजीकरण हमारे देश के हित में है या अहित में है? थोड़ा इस पर भी आप अपना जवाब रखिए। देखिए, जैसा कृष्णा जी मैंने बताया अभी आपसे कि सरकार क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करना चाह रही है, ये जनता के हित के मुद्दे हैं। जैसे अभी आपसे 53 नंबर प्रस्ताव पर मैंने कहा कि अगर सरकार किसी भी कार्य को करती है, कोई नीति बनाती है, तो सरकार उसके पक्ष में तर्क देती है कि हम इसलिए करना चाह रहे हैं। वो जनता के पास जाएंगे प्रस्ताव, और जाएं, और अगर जनता उसको स्वीकार कर लेती है तो नीति पारित कर लिया जाए, हो जानी चाहिए, पारित ही हो जानी चाहिए। और जनता उसको अस्वीकार कर दे तो फिर आप ये बताइए, आप ही कहते हो कि जनता के लिए ही हम प्राण दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग कहते हैं, न्याय, हमारी एनडीएस कहती है कि जनता को किसी के प्राण की और खून की क्या जरूरत है, जनता कोई शेर तो है नहीं कि आपके प्राणों को लेकर के और वो जो है सुखी हो जाएगी और आपका खून पी करके बड़ी सुखी हो जाएगी। जनता को चाहिए उसके अधिकार, शिक्षा का अधिकार जनता को चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब आप उसको कैसे मुहैया कराते हो, ये सरकार का काम है। कि सरकार कहते ही है जो सर्व कार्य कर सके। सरकार का मतलब होता है जो सर्व कार्य कर सकती है, क्योंकि सरकार का गठन ही कृष्णा जी आप समझेंगे कि सरकार बनाई क्यों गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, एनडीएस यही जन जन में, एक कहते हैं हम लोग कि जानकारी ही क्रांति है। जैसे जैसे लोगों के पास न्याय की जानकारी पहुंचेगी, वो वास्तव में समझेंगे कि कैसे हमारे हित सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये निजीकरण और सरकारीकरण, ये हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि जब हम कोई भी किसी भी कार्य के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो कैसे अपने उसी बजट को 25-25% के 4 हिस्सों में बांट करके, और कैसे लोगों के शिक्षा के अधिकार को, रोजगार के अधिकार को, स्वास्थ्य के अधिकार को, संरक्षण के अधिकार को कैसे सुव्यवस्थित कर देगी। तो इसमें निजीकरण निजीकरण का कोई प्रश्न ही कहाँ उठा। तो ये तो जो आज समस्याएं आप देख रहे हैं कि विकराल कहते हैं, सुरसा की तरह से मुंह बाएं खड़ी बैठी हुई है, आप देखेंगे कि ये समस्याएं ही नहीं होंगी, क्योंकि सरकार वास्तव में योग्य नेतृत्व के पास होगा, और योग्य नेतृत्व जब होगा तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। सर, वर्तमान में जैसे बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग वर्तमान में जातिवार जनगणना को लेकर भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जातिवार जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, एनडीएस का इस पर प्रस्ताव जो है स्पष्ट है कि जो भी जनगणना वगैरह आजकल जो कराई जा रही है, एक बहुत बड़ा सरकारी तंत्र इसमें लगता है, बहुत बड़ा मशीनरी काम करती है इसमें वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, कि एक एनडीएस का प्रस्ताव है इसके ऊपर कि कैसे हम तुरंत बच्चे का जैसे जो जन्म होता है और उसी समय उसका हम लोग पंजीकरण करा दें अगर, तो
उस बच्चे का जन्म क्रमांक मिल जाएगा। तो जन्म क्रमांक मिल जाएगा, तो जो भी सूचकांक जो एक राष्ट्रीय लेवल पर जो नेशनल इंडेक्स बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें स्वतः सुव्यवस्थित हो जाएगी। तो शायद इस तरह की जनगणना वगैरह के लिए भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेते समय भी, जिसे आप देखते होंगे शिशु मृत्यु दर ये है, इतना ये है, ऐसे है। तो जैसे-जैसे जैसे मान लीजिए कि जिस क्रमांक पर उस बच्चे को हमने उसमें एनरोल किया हुआ है, तो निश्चित रूप से वही बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। तो आप चूँकि डाटा सारा फ़ीड होगा, तो आप जातिगत करना चाहें, धर्मगत करना चाहें, जैसा फ़ीड माँगेंगे, वैसा 1 सेकंड में कंप्यूटर निकाल कर के दे देगा आपको। तो कृष्णा जी, आप हँसेंगे कि ये समस्याएँ बनाई गई हैं सभी। ये समस्याएँ कृत्रिम हैं। आप खुद इस चीज़ को ए, एहसास करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि हम जानते हैं कि देश की जो जनसंख्या है 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सही मायनों में उनके विकास की क्या-क्या योजनाएँ होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास हो सके? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही उचित प्रश्न है, क्योंकि देखिए लगभग भारत को एक एग्रीकल्चरल इंसेंटिव माना भी जाता है। ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि क्षेत्र में हमारे बहुत ज़्यादा विकास की संभावनाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज देख रहे हैं आप कि गाँवों से शहरों की तरफ पलायन बच्चों का भग रहा है, क्योंकि सही बात है कि जहाँ सुख सुविधाएँ नहीं होंगी और जहाँ सुख सुविधाएँ आपको मिलेंगी, तो उधर पलायन हो जाएगा। आप देखते होंगे कृष्णा जी कि गाँव में जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ही डेंसिटी कम होती जा रही है, और शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में, आप कोरोना काल में देखा होगा आपने कि शहरों से कैसे पलायन गाँवों की तरफ हुआ, ना? फिर अब गाँव की तरफ से फिर हट कर के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए भी ये समझ लीजिए कि एनडीएस की ग्राम योजना अगर वो लागू कर दिया जाए, क्योंकि आप ये प्रश्न उठाइए खुद अपने आप से कि आप किसके लिए शहरों की तरफ भागते हैं? शिक्षा के लिए भागते हैं, रोज़गार के लिए भागते हैं। अगर एक साधारण से, अभी आप देखिएगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम अपने ग्रामीण लेवल पर शिक्षा की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाए। स्वास्थ्य के लिए ऐसे-ऐसे कहीं-कहीं हॉस्पिटल बने भी तो हैं, तो उसमें डॉक्टर नहीं हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है। एक साधारण सा बुखार भी हो जाता है, तो बच्चा फिर शहर की तरफ भागता है वो। तो शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़गार के तो संसाधन शायद गाँवों में ना के बराबर हैं। तो अगर ग्रामीण लेवल पर भी अगर वो सुविधाओं का ध्यान किया जाए, और गाँव का विकास में ही भारत का विकास है, समझ लीजिए कि अगर गाँव विकसित हो जाएँ हमारे, तो इसीलिए न्यायशील ग्राम योजना का भी प्रस्ताव एनडीएस के पास है कि हम ग्रामीण लेवल पर ही एक बहुत बड़ा ग्राम क्षेत्र जो हो जाएगा, वो लगभग 1 लाख की आबादी का एक ग्राम क्षेत्र जो है, सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि 1 लाख आबादी पर आपका शिक्षा के लिए बढ़िया स्कूल खोल दिया जाए, प्लेग्राउंड खोल दिया जाए, वहीं पर छोटे-मोटे न्यायालय की भी व्यवस्था करी जाए। तो ग्राम स्तर पर भी आप देखेंगे कि सारी हमारी सुविधाएँ, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोज़गार की, ये सारी व्यवस्थाएँ, संरक्षण की सुविधा की, मतलब जो बिजली, पानी वगैरह सब, सड़क, सब कुछ से हम अगर गाँव को अपना लैस कर दें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि गाँव हमारे शहरों से भी सुंदर हो जाएँगे। और ये जो आप देखेंगे ना, जो प्रदूषण वगैरह की भी जो समस्या हुई है, तो वो सब चीज़ भी समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो गाँव भी हमारे सुसज्जित हो जाएँगे, और निश्चित रूप से एक खुशहाल भारत और एक सुंदर भारत, हमारे सपनों का भारत, जहाँ पर सभी लोग सुखी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीमान बीके रॉय जी, जो एनडीएस के मैंने शुरू में बताया था प्रदेश प्रभारी हैं, और जो एनडीएस न्याय धर्म सभा जो है पार्टी, वो उत्तराखंड में इस समय ज़ोर-शोर से लगी हुई है, और सभी कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भी ज़ोर-शोर से तैयारी चल रही है। और अब आपको जानना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा, जैसे सर ने बताया कि जो शिक्षक और छात्र हैं, जो जागरूक छात्र हैं और शिक्षक हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, जैसा सर का मानना है। और एक आखिरी संदेश जो शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए जो सर देना चाहेंगे? देखिए, आप अपने
व्यक्तित्व का विकास करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जैसे-जैसे आप अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, शायद आपको ये निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही होता है कि हम इस सोच को विकसित करें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, शुभ संदेश है सभी के लिए कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास को, आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा सभी नागरिकों से भी एक अपील है कि अगर अभी तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम हवा, पानी और सही आसमान के लिए संघर्ष करने के लिए उतारू हो जाए। तो जल्दी से जागरूक बनिए, जानकार बनिए और अपने अधिकारों के लिए सचेत बन जाइए, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से अपील है कि इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, जिससे एक जागरूकता मिशन में आप सभी का एक कंट्रीब्यूशन हो, छात्रों को जगाएँ और शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें और जो सच्चे, जैसे सर ने ब बताया, जो सच्चे लोग हैं, वो राजनीति की तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएँ। तो इन शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।